कभी कभी ना सबसे बड़ी कहानियां सबसे मामूली सी चीजों में छिपी होती हैं, जैसे मिट्टी का कोई टुकड़ा या जंग लगा हुआ कोई औजार। ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के राज खोलने वाली चाबियां हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसे आग और लोहे ने मिलकर गढ़ा था। आज हम चलेंगे वैदिक युग के सफर पर। नमस्कार। अब ये जो टुकड़े हम देख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड या अंग्रेजी में पेंटेड ग्रेवेयर। ये नाम इनके खास स्लेटी रंग और उन पर बनी डिजाइन की वजह से पड़ा है। और आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये साधारण से दिखने वाले बर्तन ही भारतीय इतिहास के सबसे बड़े बदलाव वाले दौरों में से एक, यानी वैदिक युग को समझने का हमारा शुरुआती बिंदु है। इस युग को समझने के लिए सोचिए कि ये एक सफर है। जिन लोगों ने ये बर्तन बनाए वो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजरे थे। इस पूरे दौर को हम आसानी से दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये टाइमलाइन देखिए, एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसी है। एक तरफ हमारे पास ऋग्वेद जैसे साहित्यिक ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ है ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के पुरातात्विक सबूत। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं, शब्दों और चीजों के बीच एक पुल बनाते हैं और हमें अतीत की एक कहीं ज्यादा साफ तस्वीर देते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रारंभिक वैदिक दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जो हमेशा चलती रहती थी। ये अर्ध खानाबदोश कबीलाई समाज थे, जो खून के रिश्तों और कुलों के आसपास बने थे और जो इस जमीन पर एक साथ घूमते थे। उनका सामाजिक ढांचा ऐसा था जैसे एक के अंदर एक कई गोले बने हों। सबसे अंदर था कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। इन ग्रामों के समूह से विश या कबीला बनता था और कई कबीलों से बनती थी जन, यानी जनजाति। और इस जन का लीडर होता था राजन। पर यह कोई निरंकुश राजा नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा का रक्षक और एक सैन्य प्रमुख था। और वे पूजा किसकी करते थे? उनके देवता उनके चारों ओर मौजूद प्रकृति की शक्तिशाली ताकतें थी। इंद्र, जो बारिश और बिजली लाते थे। अग्नि, यानी पवित्र आग, जो इंसानों को देवताओं से जोड़ती थी। और वरुण, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक थे। उनके अनुष्ठान भी सीधे साधे थे, जिनका मकसद था इन देवताओं का आशीर्वाद पाकर अच्छी फसल और समृद्धि पाना। इस युग की एक खास पहचान थी कबीलों के बीच की लड़ाइयाँ। सबसे मशहूर थी दशराज या 10 राजाओं का युद्ध, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये साम्राज्यों का टकराव नहीं था, बल्कि अलग अलग जन के बीच संसाधनों और सत्ता के लिए एक संघर्ष था। और उनका प्रमुख हथियार घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, एक ऐसी सैन्य तकनीक जिसने उन्हें एक जबरदस्त बढ़त दी। अब चलिए समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सदियां आगे। वो दुनिया जिसका हमने अभी जिक्र किया अब पूरी तरह बदलने वाली थी। इस क्षेत्र में जीवन अब ज्यादा स्थिर, ज्यादा जटिल और बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग होने वाला था। देवताओं की दुनिया में भी एक बड़ा बदलाव आया। इंद्र और अग्नि जैसे प्रकृति देवताओं की जगह अब विष्णु, शिव और देवी जैसी नई शक्तियों ने ले ली। यह बदलाव सिर्फ पूजा पाठ का नहीं था, बल्कि सोच में एक गहरे परिवर्तन का प्रतीक था। अब यज्ञ और अनुष्ठान भी बहुत ज्यादा विस्तृत और व्यवस्थित हो गए, जिनका जिक्र हमें यजुर्वेद, सामवेद और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और ये बदलाव बाकी हर चीज का आधार था। चरवाहों से किसान बनने के इस सफर ने सिर्फ उनका खानपान नहीं बदला, बल्कि इसने स्थायी गांवों, भविष्य के शहरों और आखिरकार केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति वाले राज्यों की नींव रखी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, खानाबदोश कबीलों से लेकर बसे हुए राज्यों तक के इस विशाल परिवर्तन के पीछे की असली वजह क्या थी? जरा इस बदलाव के पैमाने के बारे में सोचिए। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने वाली जिंदगी से एक घर बनाने और अपनी जड़ें जमाने जैसा था। आखिर कौन सी चीज इतने बड़े बदलाव को सिर्फ कुछ सदियों में संभव कर सकती थी? जी हाँ, लोहा। इस क्षेत्र की पिछली संस्कृतियों ने कांसे का इस्तेमाल किया था, लेकिन लोहा बिल्कुल अलग था। ये ज्यादा कठोर था, ज्यादा टिकाऊ था और सबसे जरूरी बात, इसके अयस्क यानी इसका कच्चा माल कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध था। चित्रित धूसर मृदभांड के लोगों के लिए लोहे की तकनीक में महारत हासिल करना सिर्फ एक तरक्की नहीं थी, ये एक क्रांति थी।
ये औजार उस क्रांति के सबूत हैं। लोहे की कुल्हाड़ियों ने गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करना संभव बनाया और लोहे के फाल वाले हल ने उस कठोर जमीन को जोतना मुमकिन किया जो तांबे या कांसे के औजारों से नामुमकिन था। इसने बड़े पैमाने पर खेती का रास्ता खोल दिया जो बसे हुए जीवन और बढ़ती आबादी का आधार बनी। तो उस दौर में एक आम दिन आखिर कैसा दिखता था? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसी जगहों पर हुई पुरातात्विक खुदाई की बदौलत हम चित्रित धूसर मृदभांड के लोगों के रोजमर्रा के जीवन की एक तस्वीर बना सकते हैं। ये नक्शा दिखाता है कि उनकी बस्तियां ज्यादातर छोटी थीं। नदी के किनारे बसे गांव जो एक दूसरे से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर थे। लेकिन हाँ, समय के साथ कुछ बड़े मुख्य नगर भी उभरने लगे थे जो एक बढ़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक संगठन का संकेत दे रहे थे। उनकी जिंदगी जमीन की लय पर चलती थी। वे गेहूं, जौ और चावल उगाते थे, जिसका मतलब था कि वे साल में 2 फसलें ले सकते थे, यानी भोजन का एक स्थिर स्रोत। उनके आसपास मवेशी दूध देते थे, बैल हल खींचते थे और घोड़े और भेड़ें उनकी खेती बाड़ी वाली अर्थव्यवस्था को पूरा करते थे। और कहानी यहाँ थोड़ी व्यक्तिगत हो जाती है। लोग इन खास मिट्टी के बर्तनों की थालियों और कटोरियों में खाना खाते थे, जो देखा जाए तो आज इस्तेमाल होने वाली डिनर सेट से बहुत अलग नहीं है। और तो और महिलाएं खुद को शायद सोने के गहनों से सजाती थीं, जो इस तरह के सांचों में ढाले जाते थे। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम ही तो नहीं थी। पासों और बच्चों के खिलौनों का मिलना हमें याद दिलाता है कि ये जीवन समुदाय थे। वे खेलते थे, शर्त लगाते थे, हंसते थे और हमारी ही तरह एक भरपूर जीवन जीते थे। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि इस दौर में जो बदलाव हुआ वो बहुत गहरा था और उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हमने एक कबीलाई और पशुचारण समाज से एक स्थापित, कृषि आधारित और राजतंत्रीय राज्यों तक का सफर देखा। और ये बड़ा बदलाव किसी एक चीज से नहीं, बल्कि नई तकनीक, नए सामाजिक ढांचे और नई धार्मिक मान्यताओं के संगम से मुमकिन हुआ। और ये वाक्य इस युग के महत्व को पूरी तरह से समझाता है। ये वो नींव थी जिस पर भविष्य के साम्राज्यों और विचारों की इमारत खड़ी होनी थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, जो इतिहास के अगले अध्याय का दरवाजा खोलता है। इन राज्यों के उदय और उनके साथ आई सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल ने दुनिया के 2 प्रमुख धर्मों, बौद्ध और जैन धर्म, के जन्म के लिए जमीन कैसे तैयार की। वैदिक युग की विरासत किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल नए की शुरुआत थी। Thank you for watching. Please like, subscribe, and press the bell icon.